अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी कोर्स फिशरी बी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ऑनलाइन है, और जो हमारा कोर्स है फिशरी बी उनमें सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एक्वा कल्चर। आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि एक्वा कल्चर क्या है, किस तरह हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्कशन जो है इसी वीडियो लेक्चर में वो होगी ओवरऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एक्वा कल्चर। Aquaculture in introduction. So it is an ancient farming enterprise that is practiced for more than 2500 years. ठीक है ना। सो ये क्या है, ये हमारे साथ एक एंशियंट फार्मिंग एक टेक्निक है जो कि 2500 साल से पहले जो है वो प्रैक्टिस में लाया गया है। बाय डिफिनीशन अगर हम देख लें कि जो एक्वा कल्चर है उसकी डिफिनीशन क्या है, तो बाय डिफिनीशन इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फिश थ्रू फार्मिंग और रियरिंग इन अ कन्फाइंड वाटर। इनमें एक्वाकल्चर में हमने, चूँकि हम फिशरी पढ़ रहे हैं, फिशेस पर हमारा फोकस है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इनमें हम प्रोडक्शन करते हैं किस चीज़ की, फिशेस के। मीन ये ऐसा ब्रांच है जिसमें हम फिशेस की प्रोडक्शन करते हैं थ्रू फार्मिंग और रियरिंग इन अ कन्फाइंड वाटर। मीन कि हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक वाटर, एक रिस्ट्रिक्टेड वाटर बॉडी में हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, या इन्हीं फिशेस को हम वहाँ पर पालते हैं, रियरिंग करते हैं। फॉलोड प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर टू यील्ड हायर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड वेट। जब हम यहाँ पर इनकी फार्मिंग करते हैं या रियरिंग करते हैं तो इनके लिए हम एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, मीन एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू हम उनकी रियरिंग और फार्मिंग करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? टू यील्ड हायर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ नंबर, ताकि जो फिशेस हैं जो वहाँ पर हम रियर कर रहे हैं, उनकी फार्मिंग कर रहे हैं, उनके नंबर्स, क्वांटिटी क्या हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए, और साथ में उनका जो वेट है, साइज़ है, वो भी क्या हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए थ्रू डिफिनिट मैनेजमेंट practices and control over the stock. So that this is the branch of fishery where we increase fishes in numbers or in quantity in a restricted or in a confined water body or water environment. ठीक है, so इसे क्या कहते हैं, aquaculture कहते हैं। The development process. So the ever first attempt was for hobby, मीन के इसकी डेवलपमेंट किस तरह होगी। सो जो एक्वाकल्चर है इनके ऊपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था, मीन फिशेस की रियरिंग या फिशेस की फार्मिंग की गई थी, वो फॉर द पर्पस ऑफ हॉबी। किस पर्पस के लिए किया गया था? हॉबी के लिए, मीन एक शौक के थ्रू फिशेस जो है उनकी फार्मिंग हो गई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेटर द न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस वर फेल्ट, मीन बाद में ये पता चला कि ये फिशेस जो है इसको हम एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो न्यूट्रिशनली काफ़ी क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। सो चेंज लाइफ स्टाइल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन बीइंग को पता चला तो हॉबी से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट, मीन इसको हम एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं। सो लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो उसी बेस पर चेंज हो गया। सो पॉपुलेशन ग्रोथ, नीड फॉर अल्टरनेटिव फूड फॉर मैन। चूँकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन दिन ब दिन ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ हो रही है, सो उसी बेस पर उनको न्यूट्रिशन जो है वो भी उसकी वो मीन न्यूट्रिशनल जो नीड है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। सो उसी बेस पर अल्टरनेटिव फूड जो है वो ह्यूमन बीइंग को क्या होता है, वो रिक्वायर्ड होता है, जिसकी बेस पर उनका लाइफ स्टाइल क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। सो इट इज़ एन अल्टरनेटिव न्यूट्रिटिव एजेंट दैट ह्यूमन यूज्ड आफ्टर their first attempt of hobby. So reason for development वो क्या है? One is civilization that is demanded more nutritional food. Second one is agriculture, development of allied fields, मीन के एग्रीकल्चर में हम क्या करें, जो डेवलपमेंट हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिविलाइजेशन था जिसमें न्यूट्रिशनल फूड, चूँकि उनकी वो डिमांड ज़्यादा थी, यूज़ ज़्यादा था, तो इसी बेस पर ये जो एक्वाकल्चर है इसमें एडवांसमेंट आती गई। सेकंड वन इज़ एग्रीकल्चर के बाज़ फील्ड जो है वो नाउ डेज यूज़ होते हैं
किस चीज़ के लिए, ताकि यहाँ पर हम फिशेस को क्या करें, वो रियर करें, ग्रो करें या उसकी फार्मिंग करें। थर्ड वन इज़ रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज़ हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग। सो ये कुछ रीज़न है जिसकी बेस पर जो एक्वा कल्चर है उसमें क्या आता गया, वो डेवलपमेंट आते गया। वन इज़ सिविलाइजेशन, सेकंड वन इज़ एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज़ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फोर्थ वन इज़ हेल्थ कॉन्शियसनेस। मीन की फिशेस जो है वो तो हेल्थ पर्पस के लिए भी यूज़फुल है, मीन हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग। नाउ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाकल्चर, अगर हम देख ले तो एक्वाकल्चर को मेजर कुछ क्लासेस में वो क्लासिफाइड किया गया है या डिवाइड किया गया है। सो अब वो हम देखते हैं कि वो कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हैबिटेट्स, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हैबिटेट मीन वाटर बॉडी, जो एक्वाकल्चर है इसको डिवाइड किया गया है इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड साल्ट वाटर एक्वाकल्चर, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर एंड वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर। सो ये जो डिवीजन हुई है एक्वाकल्चर का, मीन यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है, नाम से जाहिर है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के, इसमें हम रियरिंग या फिश फार्मिंग करेंगे फ्रेश वाटर में। सेकंड वन जो है वो साल्ट वाटर एक्वाकल्चर है जिसमें हम फिश की रियरिंग करते हैं इन साल्टी वाटर। थर्ड वन इज़ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जहाँ पर फिश की रियरिंग या फार्मिंग कहाँ पर होती है, एंड अ ब्रैकिश वाटर। लास्ट वन इज़ वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर, बाद में आ रहा है कि इसके थ्रू हम किस तरह मीन फिश फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द वाटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो फर्स्ट 4 क्लासेस में इसकी डिवीजन हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट है कि कौन से एनवायरनमेंट में हम फिशेस को रियर कर रहे हैं। सेकंड वन इज बेस्ड ऑन द वाटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आया जो वाटर है वो रनिंग वाटर है कि स्टैंडिंग वाटर है। सो इसी बेस पर भी हम एक्वाकल्चर को क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्चर ऑर्गेनिज्म, कि हम कल्चरिंग तो कर रहे हैं लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर कर रहे हैं, फिशेस को कल्चर कर रहे हैं, क्रस्टेशियन को कल्चर कर रहे हैं, मोलस्क को कल्चर कर रहे हैं, या अलगल मीन दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म है उनको कल्चर कर रहे हैं। सो इसी बेस पर भी एक्वाकल्चर को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दैट इज फेन फिश कल्चर, जहाँ पर हम फिशेस को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। Second one is crustacean farming. Third one is mollusk farming. Fourth one is seaweed farming. Fifth one is live feed culture, and last one is algal culture. Now based on the type of culture method, कि हम कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं to increase the quantity of these corresponding organisms। ये जो organism है इनके अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो आया ये कल्चरिंग मेथड जो है वो एक्सटेंसिव है, इम्प्रूव्ड एक्सटेंसिव है, सेमी इंटेंसिव है और सुपर इंटेंसिव। सो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू एक्वाकल्चर मीन जिसमें हम जो स्पीशीज़ को ग्रो करते हैं उनके नंबर इंक्रीज़ करते हैं। सो उनके नंबर इंक्रीज़ या उनके रियरिंग के लिए हम डिफरेंट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें एक्सटेंसिव मेथड हो गई, इम्प्रूव्ड एक्सटेंसिव मेथड हो गई, सेमी इंटेंसिव मेथड हो गई, इंटेंसिव एंड सुपर इंटेंसिव। ये बाद में इंशाल्लाह हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंसिव क्या होते हैं और इंटेंसिव क्या होते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम, कि कौन सा कल्चर सिस्टम है, इसी बेस पर भी एक्वाकल्चर को डिवाइड किया गया है इनटू 6 डिफरेंट क्लासेस। वन इज़ पॉन्ड कल्चर, जिसमें हम जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कल्चर करते हैं इन अ पॉन्ड। सेकेंड वन इज़ टैंक कल्चर। थर्ड वन इज़ ओपन वाटर कल्चर लाइक लेक्स एंड रिजर्वायर्स। फोर्थ वन इज़ रेस वेस्ट कल्चर। फिफ्थ वन इज़ केज एंड पेन कल्चर एंड सिक्स वन इज़ रिसर्कुलेशन सिस्टम। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर सिस्टम है जो कि हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मीन फिशेस हैं या श्रिम्प्स हैं या जो भी हैं, उनकी अगर हम कल्चरिंग करना चाहते हैं तो इनके लिए हम डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पर फिशेस की फिर क्या होती है, कल्चरिंग होती है। एंड बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कल्चर, के हमारा पर्पस ऑफ कल्चर क्या है, मीन कि हम फिशेस को, वन इज़ फूड फिश कल्चर, कि यहाँ पर हम फिशेस को कल्चर करेंगे फॉर व्हाट पर्पस, फॉर ओनली फॉर द फूड पर्पस। सेकेंड वन इज़ रिक्रिएशनल फिश फार्मिंग, के जहाँ पर हम फिशेस को ग्रो करते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन।
ठीक है ना। और इसमें हम फिर किस चीज़ को यूज़ करते हैं, एक्वेरियम को यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ बायो ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें भी हम कल्चरिंग करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करनी है या इसके थ्रू कोई ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, सो इसकी इसी बेस पर भी हम कल्चर को क्या कर कल्चरिंग टेक्निक या एक्वाकल्चर को क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट वन इज बेस्ड ऑन द रीजन और जियोग्राफिकल फीचर्स। सो वन इज वार्म वाटर एक्वाकल्चर, सेकेंड वन इज कोल्ड वाटर एक्वाकल्चर, third one is subtropical aquaculture, and last one is heated water aquaculture. So ये on the basis of geographical लोकेशन के बेसिस पर भी हम एक्वाकल्चर को क्या करते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह जिसमें वार्म वाटर हो गए, कोल्ड वाटर हो गए, सब ट्रॉपिकल वाटर हो गए, हीटेड वाटर एक्वाकल्चर हो गए। नाउ फैक्ट्स अबाउट फिशरीज। Fishes has been a food for human being for more than 4000 years. जो फिशेस हैं इनको ह्यूमन बीइंग 4000 पहले से वो यूज़ करते आ रहे हैं। अबाउट 20,000 स्पीशीज आर प्रेजेंट, मीन जो फिशेस हैं इनके टोटल कितनी स्पीशीज हैं, 20,000 स्पीशीज जो है वो नाउअडेज प्रेजेंट हैं। ये जो नंबर है वो अब 28,000 इस तरह भी इंक्रीज हुई है, लेकिन आप लोग ये नोट कर ले कि नॉर्मली कितने हैं वो 20,000 स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है। मोर देन 200 स्पीशीज़ हैव बीन कंज्यूम्ड बाय मैन। इनमें से मोर देन 200 स्पीशीज़ जो है वो ह्यूमन बीइंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एज अ फूड। मेनी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिशेज एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज़ और मेडिकल पर्पजेज। सो बाज़ ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जिसको हम फिशेस से या दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स से वो हासिल करते हैं और उसको फिर हम मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट डिफरेंट डिसऑर्डर्स, डिफरेंट डिजीज़ एंड डिफरेंट उसकी जो है वो यूजेस होते हैं फिर। नाउ फ्रेश वाटर फिशरीज। अब फ्रेश वाटर फिशरीज में क्या आता है, नॉर्मली इसमें अगर हम देख ले, वन इज़ रिवराइन फिशरीज। मीन के फ्रेश वाटर फिशरी में फर्स्ट वन कौन सी है, रिवराइन फिशरीज। वो फिशरी जहाँ पर हमने फिशेस को मीन अगर हम उसकी एक्वाकल्चर इसको ग्रो कर रहे हैं, रियर कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट कौन सा होगा फ्रेश वाटर में, वो होगा रिवराइन फिशरी मीन रिवर। सेकेंड वन है रिजर्वायर फिशरीज, कि कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर हम वाटर को, फ्रेश वाटर को क्या करें, वो स्टोर करें और वहाँ पर हम जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको फिर हम ग्रो कर सकते हैं। टैंक बेस्ड फिशरीज। फोर्थ वन इज कैनाल बेस्ड फिशरीज एंड अदर माइनर वाटर बॉडीज। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशरीज। नाउ टेक्नोलॉजी सिनियारो। इसमें अगर हम देख ले तो फर्स्ट वन है कंपोजिट फिश कल्चर, second one is polyculture, third one is ornamental fish culture, fish farming, fourth one is freshwater crustacean farming, integrated farming, air breathing fish farming, and last one is cage culture and reservoir. So ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसको हम फिश कल्चरिंग या डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनको अगर हम कल्चर करना चाहे तो वो हम क्या कर सकते हैं, उनको कल्चर कर सकते हैं बाय डिफरेंट वेज। अब हम एक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट फिश कल्चर कैसे कहते हैं, पॉलीकल्चर कैसे कहते हैं, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर और फिश फार्मिंग कैसे कहते हैं। सो इसके साथ साथ कोल्ड वाटर फिश कल्चर भी है, वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर भी है और लास्ट वन क्या है, फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर भी इसके साथ ही है। नंबर वन इज कंपोजिट फिश कल्चर। अब कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, मेनी स्पीशीज इन वन पॉन्ड। अगर हम ऐसा करें कि लेट सपोज फिशेस हैं, अब हम 5-6 फिशेस एक साथ ले लें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश स्पीशीज एक साथ ले लें और उनको हम एक ही पॉन्ड में क्या करें, वो कल्चर करें। सो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल नीड्स। सो नीड्स क्या है, ये एक स्पेसिफिक रोल होता है किसी ऑर्गेनिज्म का उसी इन्वायरमेंट में। सो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल नीड्स मीन के हर एक का अपना ही रोल होगा, उसके मुताबिक हमने वही इन्वायरमेंट को क्या करना है, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना है ताकि इजीली हम यहाँ पर फिशेस को क्या कर सके, ग्रो कर सके। एंड डेवलप फॉर्म मोनोकल्चर।
इसके बाद सिक्स स्पीशीज कम्बिनेशन आर गुड, मीन अगर हम ऐसा कर लें कि सिक्स स्पीशीज जो है वो कंबाइंड हम किसी एक एरिया में क्या करें, रियर कर ले, तो हमारे साथ अच्छी तरह से वो रिजल्ट आ सकते हैं। अब इसके लिए कल्चर पीरियड कितना होना चाहिए, 6 to 8 मंथ्स, ताकि इसी दौरान ये प्रॉपरली क्या कर सके, अच्छी तरह ग्रो कर सके। और जब ये अच्छी तरह ग्रो कर जाए, मीन मैच्योर हो जाए, तब एट दे ईल्ड्स 5 to 10 टन्स पर हेक्टर पर क्रॉप। सो जो फिश स्पीसीज है, मीन एक ही स्पीशी, उससे हमें कितना यील्ड मिलेगा, 5 to 10 टन। दूसरे से भी 5 to 10 टन पर हेक्टर, तीसरे से भी। इस तरह हमारे साथ जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाती है। सो इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल एरियाज एंड इजी टू डू एंड एश्योर प्रोडक्शन। सो दैट इज कंपोजिट फिश कल्चर। सेकेंड वन इज पॉलीकल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, मीन के हमने फिशेज के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म जिस तरह क्रस्टेशियंस हो गए, श्रिम्प्स हो गए, तो उन्हें भी हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, वो कल्चर कर सकते हैं। सो कॉम्पिटेबल एनिमल्स इन वन पॉन्ड, मोर प्रोडक्शन यूजफुल फॉर ऑल एरियाज, प्रोडक्शन up to 5 tons of fishes and another 2 to 3 tons of other organism। So जब हम इस तरह पॉलीकल्चर में एक से ज़्यादा फिशेस और इसके साथ दूसरे स्पीशीज़, फिशेस के अलावा दूसरे जो होते हैं जिस तरह आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, सो इसको अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक साथ ही ग्रो करता कि हमारे साथ प्रोडक्ट आ जाए, तो उन्हीं प्रोडक्ट में जो प्रोडक्शन रेट होगा वो फिशेस का कितना आएगा हमारे साथ, 5 टन्स पर हेक्टर, और साथ में 2 to 10 ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म जो आप वहाँ पर उनके साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सो वो उनका प्रोडक्शन भी आप लोग इस तरह कर सकते हैं थ्रू पॉलीकल्चर टेक्निक। थर्ड वन इज क्रस्टेशियन फार्मिंग। नेम से भी जाहिर है कि इसमें हम क्या करेंगे, क्रस्टेशियंस को ग्रो करेंगे, उनकी फार्मिंग यहाँ पर हम करेंगे। सो इसके लिए मैक्रो बैक्यूम स्पीशीज इन इंडिया फॉर फ्रेश वाटर, मीन फ्रेश वाटर में किस चीज़ की वो फार्मिंग हो सकती है, मैक्रो ब्रेकियम स्पीशीज़। ये एक क्रस्टेशियन स्पीशीज़ है जिसकी नाउअडेज इंडिया में क्या हो रहे हैं, वो कल्चरिंग और फार्मिंग हो रही है। साथ में अगर आप लोग ये आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जो श्रिम्प्स हैं, इसको अगर आप लोग इसकी अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो आप लोग कहाँ पर करेंगे, साल्ट वाटर में। सो इनकी फार्मिंग के थ्रू हायर प्रॉफिट हमें हासिल होता है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इस तरह की फार्मिंग नहीं होती, सो दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो हासिल करते हैं। सो टेक्निकली चैलेंजिंग एंड एश्योर्ड प्रॉफिट। अब क्रस्टेशियन या जो श्रिम्प्स हो गए, इसको अगर आप लोग वो किसी इन्वायरमेंट में, मीन फ्रेश वाटर या साल्टी इन्वायरमेंट, मेरीन इन्वायरमेंट में इसको आप लोग अगर ग्रो करना चाहते हैं या इसकी प्रोडक्टिविटी आप लोग हासिल करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल, एक चैलेंजिंग प्रोसेस है। लेकिन जब एक दफ़ा आप लोग इस तरह प्रोडक्ट अचीव कर ले तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो भी हासिल हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी कोई फार्मिंग क्रस्टेशियन के लिहाज से जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूज़ नहीं है या लोगों को पता नहीं है कि क्रस्टेशियन को भी हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग। नेम से भी जाहिर है कि यहाँ पर हमने फिशेस की फार्मिंग करनी है, लेकिन कौन से फिशेस, वो फिशेस जिसको हम ऑर्नामेंटल हॉबी या प्लेजर के लिए जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बाद लोगों की वो शौक़ होता है कि फ़िशेस को हम क्या करें, एक्वेरियम में पाले, मीन रख ले, घर में हो या उनका अगर कोई दूसरा ऑफिस हैं तो ऑफिस में वो रखते हैं। सो इसी बेस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल फिशेस फॉर हॉबी एंड प्लेजर, नॉट फॉर फूड। इसको आप लोग फूड पर्पज़ के लिए जो है वो नहीं कर सकते। इसको आप लोग अगर प्रोसीड करेंगे तो किस पर्पज़ के लिए करेंगे, या तो ये हॉबी के लिए हो सकता है या फॉर प्लेजर। सो इजी फार्मिंग मेथड, इनकी जो फार्मिंग मेथड है वो बहुत ही आसान है, इजीली आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम एरिया में इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सिंपल टू ऑपरेट एंड मैनेज, दे हैव हायर रिटर्न्स, मीन इससे फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं आप लोगों को। सो यू कैन कंडक्ट दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इन ऑल एरियाज, पार्टिकुलरली अर्बन एरियाज, क्योंकि वहाँ पर इनका डिमांड जो है वो फिर ज़्यादा हो जाता है। नाउ इंटीग्रेटेड फार्मिंग। सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, यूनिफाइड फार्मिंग। इट इज कंबाइनिंग other husbandry practices like higher combined yields, rural farming sectors
केटल्स, डक्स, पोल्ट्री, गोड्स, पिगरी एटसेट्रा। सो जो इंटीग्रल फार्मिंग है इनमें आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को किसी एरिया में वो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके नंबर, उनकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें केटल्स हो गए, डक्स हो गए, पोल्ट्री, गोड्स। सो ये इनके अगर आप लोग फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। नाउ एयर ब्रीथिंग फिश कल्चर, नेम से भी जाहिर है कि इसमें हम ऐसे फिशेस को कल्चर करेंगे जो क्या हो, एयर ब्रीथर हो, जो कि एयर को क्या करते हो, वो ब्रीथ करते हो, मीन कि दे बिलोंग फ्रॉम एयर ब्रीथिंग फिशेस, जिस तरह डिप्नॉय फिशेस हो गए। सो म्यूरल्स एंड कैट फिशेस, दीज आर दे ब्रीथ एयर। सो एयर ब्रीथिंग फिशेस आर कल्चर्ड, इसको भी कल्चर कर सकते हैं। हायर डेंसिटी स्टॉकिंग एंड हायर मार्केट प्राइसेस, मोर प्रॉफिट एट लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि हम इसको एक ही कम एरिया में इसकी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो एक कम एरिया में इसको हम ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को होल्ड कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, और साथ में हायर मार्केट प्राइस भी है इनका। सो अच्छी तरह आप लोग इससे जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। सो मोर प्रॉफिट एट लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कोल्ड वाटर फिश कल्चर। अब कोल्ड वाटर फिश कल्चर ऐसा कल्चर जिसमें हम फिशेस को कल्चर करते हैं, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर वाटर की टेम्परेचर क्या हो, वो बहुत ही कम हो। सो इट इज़ अडॉप्टेड इन हिली एरियाज फॉर साल्मन एंड ट्राउट फिशेज or etc. Maybe other fishes you can also use for that purpose. So it is suitable species. These two are suitable species for cold water fish culture. Less production, mainly sport fisheries, recreational purpose. So cold water fisheries जो है ये नॉर्मली नाउअडेज आप लोगों को पता भी होगा कि जो ट्राउट है उसकी इस तरह कोल्ड वाटर फिश कल्चर स्वात एरिया में जो है वो काफ़ी पीक पर है। ये किस बेस पर है, ताकि जो रिक्रिएशनल पर्पज़ मीन यहाँ पर सैर सफाहत लोग वहाँ पर जाते हैं तो इनके लिए भी ये एक मौका है कि वो क्या करें, ट्राउट को मीन कंज्यूम भी कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर वो उसको कैप्चर करना चाहे तो वो कैप्चर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इस पर स्पेशल परमिट देना होता है। तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, कोल्ड वाटर फिश कल्चर करना चाहते हैं, तो ये हम एरियाज वो सेलेक्ट करेंगे जो क्या हो, हिली एरिया हो और वहाँ पर टेम्परेचर लो हो। इसमें आप लोगों ने फिर स्पेसिफिक फिशेस जो है वो सेलेक्ट करने हैं जिसके आप लोग क्या करते हैं, वो कल्चरिंग करना चाहते हैं। सो इससे प्रोडक्शन रेट कम आता है, लेकिन इससे भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। सो मेनली इज फॉर स्पोर्ट फिशरीज एंड आल्सो वी कैन कल्चर दीज स्पीशीज़ फॉर रिक्रिएशनल पर्पज़। इसके बाद है केज कल्चर एंड रिजर्वायर्स। नेम से भी जाहिर है कि इसमें हमने क्या करना है, एक केज, एक पिंजरा जो है वो उसी के अंदर जो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक फिशेस हैं, एग्स है या उसके जो फिंगरलिंग्स हैं वो हमने ले लिए, तो इसको हमने एक केज में क्या करना है, वो रखना है। सो उसी केज लेट्स सपोज मैंने वो रिवर में रख लिया या किसी मरीन इन्वायरमेंट में भी मैं उसी केज को रख सकता हूँ जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट हो। सो उसी इन्वायरमेंट में वही फिश स्पीशीज़ वो क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे, लेकिन उसी केज के अंदर, उसी रिजर्वायर के अंदर। सो जो ही आप लोगों का वो टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो जाए तो तब जाकर आप इन्हीं फिशेज़ को क्या कर सकते हैं, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फॉर जो भी आप लोगों का पर्पस हो। सो केजेस एस्टेब्लिश्ड इन रिजर्वायर्स। सो रिजर्वायर में मीन रिवर हो गया या हमारे साथ मरीन इन्वायरमेंट, उसमें आप लोगों ने केजेस जो है वो एस्टेब्लिश करने हैं। सो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वाटर, वहाँ पर आप लोगों ने नेचुरल वाटर या नेचुरल इन्वायरमेंट को यूज़ करना है। मोर पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चूँकि वहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। सो मोर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, मीन के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा आप लोग जो है वो उसी एक्वेटिक मीन फिशेस को यूज़ कर रहे हैं, तो फिशेस को आप लोग इजीली जो है वो प्रोड्यूस उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। वेस्ट वाटर एक्वा कल्चर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट वाटर एक्वा कल्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर फॉर प्रॉफिट। इसमें होता क्या है कि नॉर्मल अगर हम देख लें तो जो वेस्ट वाटर है
इनमें जो मेन अनवांटेड मटेरियल, ऐसी मटेरियल जो कि वहाँ पर नॉर्मली वेस्ट वाटर में मौजूद होते हैं, जिसके अच्छी तरह वो डाइजेशन और उसकी ब्रेकडाउन जो है वो नहीं हुई होती। सो नॉर्मली होता क्या है कि जब आप वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं, तो पहले आप लोग क्या करते हैं कि उसी वेस्ट वाटर में जो सीवेज हैं उसमें बैक्टीरिया या दूसरे फिशेस जो या दूसरे ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो सीवेज में जितनी अनवांटेड मटेरियल है उसके ऊपर क्या करते हैं, वो फीडिंग करते हैं। सो फीडिंग के थ्रू वो कम्प्लेक्स मालिक्यूल सिंपलर मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब सिंपलर मालिक्यूल में वो कन्वर्ट होते हैं तो उसी दौरान वहाँ पर चूँकि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो उन्हीं सिंपलर मालिक्यूल को फिर यूज़ करते हैं। अब चूंकि वाटर बॉडी है, वाटर में जू प्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, तो वो जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं, इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं। तो ये जो जू प्लैंक्टन्स है ये एक्ट करता है एज अ फीड फॉर फिशेस, इसके ऊपर फिर फिशेस फीड करते हैं। सो इन अदर वर्ड जो सीवेज है उसकी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो इस तरह की कल्चरिंग को हम फिर क्या कहेंगे, वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर फॉर प्रॉफिट, सीवेज फेड फिश कल्चर, higher yield at lower cost and efficient resources utilization। इसमें हम इजीली जो रिसोर्सेज हैं उसको हम जिस तरह सीवेज है उसको हम एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रेंड्स एंड फिश कंजम्पशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फिश प्रोडक्शन। मीन के एक एरिया है जहाँ पर जितना फिश कंज्यूम होगा तो उसके लिए वहाँ पर फिशेस जो है वो जितना ज़्यादा कंज्यूम होता है तो ज़रूरी ये है कि वहाँ पर ज़्यादा से फिशेस जो है वो आ जाए। तो ट्रेंड्स एंड फिश कंजम्पशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फिश प्रोडक्शन। सो बाय इंट्रोडक्शन, फिशेस एंड फिशरी प्रोडक्ट्स आर जनरली यूज्ड फॉर फूड एंड नॉन फूड पर्पसेस। जो फिशेस हैं या फिशेस की जो प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली ये मेनली ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड। सेकेंडली नॉन फूड पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हम ऑयल भी वो हासिल कर सकते हैं, इससे हम फीड भी बना सकते हैं, इससे हम फिशेस जो नॉर्मली ये जो फिश बाय प्रोडक्ट हैं तो वो भी हम यहाँ इससे ले सकते हैं और फिर वो हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पेंट, वार्निशेस, इसमें भी हम फिश प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो द नॉन फूड यूजेस इंक्लूड एनिमल फीड्स, इंडस्ट्रियल यूजेस, पर कैपिटा सप्लाई ऑफ फिश फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज गवर्न्ड बाय 3 फैक्टर्स। वो मीन अगर एक एरिया है जहाँ पर ह्यूमन क्या करते हैं, वो फिशेस को यूज़ कर रहे हैं, तो पर कैपिटा इनका कंजम्पशन रेट वो किस चीज़ के ऊपर वो डिपेंडेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट बाय 3 फैक्टर्स, दैट इज़ टोटल प्रोडक्शन के उसी एरिया में फिशेस की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना ये फिशेस जो है वहाँ पर इंपोर्ट हो रहे हैं, एंड उसकी कितने नॉन फूड यूजेस हैं। उसी बेस पर जो फिशेस हैं वो किसी एरिया में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए किसी एरिया में क्या होता है, वो सप्लाई होता है, उसकी सप्लाई होती है। फिश कंटिन्यूज टू बी प्रेफर्ड protein for the human consumption around the world, cheap protein supplier next to the eggs। availability of fish and fishery products, अगर हम देख ले सो अवेलेबल एंड डिफरेंट फ्रॉम, जो फिश प्रोडक्ट्स है या फिशरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। इट मे बी इन फ्रेश फॉर्म, इट मे बी होल पीसेस, मीन इन अ होल piece in a whole, or maybe in a pieces in a frozen form, processed, dried, valued, added and cooked। सो डिफरेंट फॉर्म में जो फिशेस हैं वो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या फिशेस की जो प्रोडक्ट हैं वो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इन ऑल फॉर्म्स परहैप्स द कॉस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रेफरेंस। क्लियर है ना? सो हर एक फार्म में इसका क्या है, वो एक यूज़ है कि वो फ्रेश है, होल फार्म में है, पीसेस फार्म में है, फ्रोज़न फार्म में है, कि जिस भी फार्म में हो तो इसका एक क्या होता है, वो प्रेफरेंस होती है, और वो प्रेफरेंस जो है फिर उसके ऊपर कोई वो इफेक्ट नहीं होता। सो अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट फॉर वेरिड सेक्शन ऑफ पीपल। सो ये क्या है, वो डिफरेंट पर्पल मीन जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए क्या है, ये अवेलेबल है थ्रू कैप्चर sorry for interruption, available at affordable cost for varied sections of people।
सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स होते हैं जो अपने पहुंच के मुताबिक क्या करते हैं, वो फिशेस को यूज़ करते हैं या उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। सो इन डिफरेंट फॉर्म में ये क्या होते हैं, वो फिर अफोर्डेबल होते हैं और लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो अवेलेबल थ्रू कैप्चर फ्रॉम वाइल्ड एंड कल्चर इन द कैप्टिविटी। सो अगर आप लोग फिशेस और फिशरी के प्रोडक्ट्स वो लोग कहाँ से मीन लेते हैं, सो हम फिशेस को कैप्चर कर सकते हैं फ्रॉम अ वाइल्ड इन्वायरमेंट, मीन के नेचुरल इन्वायरमेंट हो या कल्चर इन अ कैप्टिविटी, जिस तरह पॉन्ड कल्चर वगैरह जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चरिंग टेक्निक्स है, उससे भी हम फिशेस और उसके प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, इजीली हासिल कर सकते हैं। सो स्टेटस ऑफ फिशेस एंड फिशरी प्रोडक्शन। Oceans are continued to be the major source of fishes and other aquatic animals for human consumption. Inland wild waters are although production points for aquatic animals, their shares is में बहुत ही कम है। सो इस तरह हम ओशन के साथ साथ इनलैंड वाइल्ड वाटर आर आल्दो प्रोडक्शन पॉइंट्स फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, मीन के ओशन के साथ साथ हम जो वाइल्ड एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, इनलैंड मीन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, फिशेस को हम मीन प्रोड्यूस उसके प्रोडक्ट वहाँ से भी हम हासिल कर सकते हैं। सो पीपल अलोंग द कोस्ट हैव फिशेस इज देयर प्राइमरी आर ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो लोग जो कोस्ट में साहिल पर रहते हो तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो फिशेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनका प्राइमरी सोर्स जो है वो फिशेस हैं फॉर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके बाद अगर हम वो लोग देख लें जो क्या है साहिल से दूर है, मीन समंदर से दूर है या रिवर वगैरह से दूर रहते हैं, तो इनके लिए ये सेकेंडरी ऑप्शन है। वो पहले जिस तरह एग्स हो गए या चिकन या बीफ या जो मटन जो भी है, पहले इसके ऊपर वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, फिर जाकर सेकेंडरी दूसरे जो उनके चॉइसेस हैं उसके मुताबिक टू गेट प्रॉपर प्रोटीन उनके ऊपर फिर क्या करते हैं, वो फीड करते हैं। सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी कंजम्पशन, उनके फैक्टर्स क्या हैं जिसकी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, वो फिशेस को कंज्यूम कर सकते हैं। वन इज़ अवेलेबिलिटी, के फिशेस या उसके प्रोडक्ट्स है कि नहीं है। सो अवेलेबिलिटी ये एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। सेकंड वन इज़ क्वालिटी ऑफ द अवेलेबल मटेरियल, की जो क्वालिटी है, मीन फिश है अवेलेबल तो है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, तो ये भी डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ द अवेलेबल मटेरियल देयर बाय द प्राइसेस, अगर शॉर्टेज है तो जाहिर बात है उसकी प्राइस पर ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा है तो उनकी प्राइस पर कम होगी, तो ये भी एक फैक्टर है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर, कोई बंदा गरीब है या अमीर है जो भी है, इसके बेस पर भी कंजम्पशन रेट जो है वो उसी का डिपेंड करता है। हेल्थ कॉन्शियसनेस, मीन कि कोई बंदा वो उसको सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, साथ में किसी बंदे को इससे एलर्जी तो नहीं है, मीन बात ऐसे होते हैं जो फिशेस जब खाते हैं तो इससे एलर्जी हो जाती है। सो इनका भी ख्याल, ये भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मीन कि किसी दूसरी चीज़ को हम इसे मीन कोई दूसरा चीज़ फिशेस की जिस तरह एग्स हो गए या ये जो दूसरे बीफ मटन वगैरह दूसरे जो चिकन है वगैरह वगैरह, ऐसे भी हम प्रोटीन को वो क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के फिशेस के मुकाबले में अगर हम दूसरी कोई चीज़ जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट प्रोटीन। सो ये भी एक क्या है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो कि फिशेस की कंजम्पशन को क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है। सो सेंटिमेंटल और रिलीजियस रीजंस, कुछ रिलीजियस रीजंस भी होते हैं जिस बेस पर बाज़ एरिया में मीन फिशेस जो है वो कंज्यूम नहीं होते। सो रीजनल प्रेफरेंस, जैसे जियोग्राफिकल चॉइसेस, ये भी क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है ऑन द कंजम्पशन ऑफ फिशेस और अदर प्रोटीन products. So trends and fish consumptions. Fish contributes to the total protein supply, varied from 2.6 to 40.4% among 66 countries. Non-food uses were the highest in China, that is 6.8 metric ton, and lowest in many countries, that is near zero in some countries like Cambodia, Ghana, जहाँ पर फिशेस की जो है वो कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, एज अ नॉन फूड। सो नियरनेस टू फिश एंड ट्रेडिशनल food habits are found to be the fact deciding the fish's contribution to total protein intake in the country. So ये हमारे साथ क्या है, इंट्रोडक्शन टू एक्वाकल्चर है, जहाँ पर हम वेरियस
स्टार्ट से लेकर वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक्वाकल्चर को समझने की कोशिश की। सो अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग व्हाट्सएप या फिर जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कांटेक्ट करने से पहले जहाँ पर कोई मसला हो तो वो पॉइंट फिर से सुनने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। थैंक यू।